हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम कोशिका को पढ़ रहे थे और अभी तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट के बारे में। और इसमें भी हम सेल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है या सेल का संगठन क्या है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि सेल किन चीजों से मिलकर के बनी है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, ठीक है। और इसमें हमने कहा इंट्रोडक्शन में आपने सेल का इंट्रोडक्शन देखा है, कुछ डिस्कवरी देखी है, सेल थ्योरी के बारे में आपने बात की है। ध्यान दीजिए, सेल थ्योरी शेल्डन एंड स्वान ने दी थी, जिसमें एक लाइन वर्च्यू की भी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। क्लियर है। सेल थ्योरी के बाद आपने यहाँ पर सेल शेप और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की थी, ठीक है, जिसमें आपने कहा सेल का जो शेप है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक जो बात की है वो ये बात की है कि सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें हमने बोला कि यहाँ पर इसमें जो डेंस जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या उसे कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। देन हमने कहा यहाँ पर अंदर एक तरल पदार्थ आता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की थी, हमारे पास ये चीजें हमने बात की है। अभी तक हमने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की है, क्या फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हमने बात की। हमने कहा अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो एक और कवरिंग हमारे पास आती है और इसे हमने कहा है सेल वॉल, ठीक है। एक और कवरिंग हमारे पास आती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, अब सेल वॉल को हम बाद में देखेंगे, अभी तक हमने ये बातें की हैं, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, शेप दे देगी और यहाँ पर जो चीजों का आवागमन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे जो सेल है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ध्यान रखिए, सेलेक्टिवली परमेएबल जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसे कहा जाता है SPM, ठीक है। एसपीएम के नाम से फिर आपके पास आता है, एसपीएम का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके पास आगे चल के शॉर्ट फॉर्म आती हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हमने सबसे पहले बात की थी यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में, जिसमें हमने गैस के एस्पेक्ट में से जाना था। देन हमने बात की ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस में, ठीक है, ऑस्मोसिस में आपको कुछ यहाँ पे इमेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेल क्या है, रिमेन है एक में, और एक में क्या है, जो सेल है वो फूल गई है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फिनोमिना आपको दिखा रहे हैं, या तो सेल श्रिंक हो रही है या फूल रही है या एज इट इज है। तो हमने कहा था कि ऑस्मोसिस को जब हमने पढ़ा, ऑस्मोसिस हम पानी के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हमने कहा ऑस्मोसिस में हमने तीन प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़े हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सेल फूल जाती है, देन हमने बात की है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सेल सिकुड़ जाती हैं, और हमने बात की है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कि जो सेल है वो एज इट इज रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये तो बात हुई है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। अब जब सेल वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सेल पढ़ रहे हैं और सेल में हमने कहा कि क्योंकि सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हमने तीन मेन कैटेगरी हम देखते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है और एनिमल्स है। हमने कहा सारे ही बने होते हैं यहाँ पर सेल से। अब सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि हर एक सेल है उसके जो ऑलमोस्ट जो जनरल फीचर होते हैं वो हम यहाँ पे देखें। सेल वॉल के बारे में अगर हमने बात की है,
तो यहीं पे करते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने बात की है, तो हमने कहा कि हमारे पास 5 किंगडम आते हैं, ठीक है। आपके पास जो आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है, डाइवर्सिटी में आपने कहा कि हमारे पास क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन हमने 5 किंगडम की बात की थी, जिसमें हमने कहा मोनेरा है, जिसमें आप बैक्टीरिया सेल को पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ है जिसमें प्रोटिस्टा है, जिसमें आप प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, और भी आपके पास ग्रुप आते हैं। फंगल जो सेल को आप पढ़ते हैं, और प्लांटियर एनिमेलिया है, ठीक है। 5 जो किंगडम है, 5 किंगडम कौन कौन से हैं? एनिमेलिया, ठीक है। पांचों में से मैंने कहा कि सिर्फ किंगडम एनिमेलिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, बाकी इन सभी में क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन से ग्रुप की जो सेल वॉल है वो कुछ चीज से मिलकर बनी है। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया सेल के बारे में, ठीक है, पहला अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, ठीक है। किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। अगर मैं बात करूं फंगल सेल के बारे में, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट की सेल वॉल के बारे में आप इस स्लाइड में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेल वॉल। अब ध्यान दीजिए, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे भी बनाया था, ठीक है। जब हमने यहाँ पे सेल वॉल बनाई थी तो हमने इसके बाहर बनाया था, और हमने कहा कि ये क्या है, सेल वॉल है। तो जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, उसके लिए आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो सेल वॉल होगी, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल में होगी, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, ठीक है। अब आप इतना समझते कि जो जो फंक्शन जैसे प्रोटेक्शन हो गया है या शेप का हो गया है, वो सारे फंक्शन कौन यहाँ पे परफॉर्म करेगा? आपने कहा सेल वॉल परफॉर्म करेगी। क्लियर है इतना? तो अब आप इतना समझते हैं कि सेल वॉल का जो सबसे मेन फंक्शन होगा वो ये है कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। पढ़ लेते हैं। आपने कहा प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और कठोर बाहरी आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कोशिका भित्ति है वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों एक ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज आपको नहीं करना है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि हमने यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़े थे, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये आपने बात की थी, मोनोसेकेराइड है, ऑलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट आएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो जो प्लाज्मा जो सेलुलोज है, यहाँ पे सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सेलुलोज का बनाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल के स्टमक में होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, घास खाने वाले जंतु होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वो जो बैक्टीरिया है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने कहा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स। आपने कहा कि जो पादप की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है। यह एक जटिल पदार्थ है और पौधों की कोशिकाओं में
संरचनात्मक मजबूती देती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आउटर मोस्ट कवरिंग है तो आपने कहा सुरक्षा दे रही है, संरचना यहाँ पर दे रही है। When a living plant lose water through the osmosis, they shrink or contractions of content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. यहाँ पे कहा गया है कि जब एक जीवित पौधा परासरण के माध्यम से पानी को खो देते तो कोशिका की सामग्री कोशिका की भित्ति से दूर या सिकुड़ जाती है। इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। प्लाज्मोलाइसिस पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे पहले आप इसके ऊपर का जो पोर्शन है सेल वॉल के बारे में उसे नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। एक बार आप लोग पढ़िए सेल वॉल की डेफिनेशन। जीआईसी भीड़ी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी भीड़ी बच्चे, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? अर्पित। अर्पित। ओके अर्पित, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 9th। ओके 9th के हैं, वेरी गुड। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको पता है? हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? हम अभी क्लास में आए। ओके अभी क्लास में आए हैं। तो आपके पास हेडिंग है, हेडिंग के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे होंगे? हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, सेल फंडामेंटल जो यूनिट हमारी होती है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब ये बताइए आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है? जो सेल चैप्टर आपके पास आता है कोशिका, उसके बारे में आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? यस मैम, पढ़ लिया है। पढ़ लिया, वेरी गुड। चलिए, क्या मुझे बता सकते हैं सेल वॉल के बारे में क्या जानते हैं आप? सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में कोई भी बच्चा, कोशिका अर्पित के भित्ति अलावा पौधों अगर में कोई और आंसर करना चाहे तो कर सकता है। कहिए अर्पित। अर्पित आपको आंसर करना है, हैंड रेज कीजिए जिसे आंसर करना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? विनीत। विनीत। चलिए विनीत बताइए मुझे सेल वॉल के बारे में आप क्या जानते हैं? पौधों की कोशिका में प्लाज्मा के अलावा एक कठोर परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। विनीत ने क्या किया है, आपको पहले तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है विनीत, इसके अलावा और क्या जानते हैं? कि आप जानते हैं कि जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर के बनी है? कोशिका भित्ति किस चीज से मिलकर के बनी है? किसे पता है पूरी क्लास में? जिसे पता है हैंड रेज कीजिए। आसपास मत देखिए, सारी जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे है, आगे ध्यान दीजिए। सेलुलोज। सेल्यूलोज। सेलुलोज। ठीक है, अब ये बताइए आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो अपनी कॉपी ओपन कीजिए जिसमें आपने नोट्स बनाए होंगे। फेयर कॉपी कहाँ है आपकी साइंस की? ठीक है, चलिए अब आप कॉपी ओपन कीजिए सारे बच्चे और चैप्टर का नाम डालिए सेल यानी कि कोशिका। हेडिंग डालिए कोशिका का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जल्दी से लिखिए। जीजीआईसी फागलपुरमा, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। जीजीआईसी फागलपुरमा, ठीक है बच्चे माइक लीजिए अपना, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? कोशिका का संगठन अगर हेडिंग लिख ली है जीआईसी बीडी तो ये नोट कीजिए। मेनली इन 3 चीजों से मिलकर के हमारी सेल बनी होती है, जल्दी से लिखिए। सबसे बाहरी परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद है जिसे आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, फिर न्यूक्लियस जिसे नाभिक कहते हैं, साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब ये जो आपने बोला है ये हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। जल्दी लिखिए, आपको सिर्फ यही तो लिखना है कि कोशिका का संगठन, उसमें आपको 3 नाम लिखने हैं और कोशिका के संगठन में जंतु कोशिका भी लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि जंतु कोशिका में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जीजीआईसी फागलपुरमा, अगर आपके पास दूसरा माइक है तो आप उसे यूज कर लीजिए। अगर माइक पूरा ओपन नहीं हो रहा है या ऑन सही से नहीं हो रहा है तो कोई एक बच्चा माइक को ले लीजिए जिसे ऑन करना आता होगा, या आप अपने टीचर्स को बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए आप अपने माइक को देखिए एक बार। तब तक GICBD ये बताइए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हमने कहा ये एक लिफाफे की तरह है जो पूरे सेल को कवर करती है। सबसे बाहरी आवरण है, जैसे हम बलून देखते हैं, बलून के अंदर आपने पानी भर दिया है। अपने का जो बलून है, जो गुब्बारे की बाहरी परत है, वो कुछ वैसी होती है प्लाज्मा झिल्ली, या जिसे आप क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों एक ही के नाम है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कहा लिफाफे की तरह पूरे सेल को कवर करता है, इसलिए एक कोशिका बाहरी वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि इससे कुछ ही चीजें अंदर आ सकती हैं और कुछ ही चीजें बाहर जा सकती हैं। यानी कि ये जो सेल हमने बनाई है, इसके बाहर भी कुछ चीजें जाएंगी, अंदर भी कुछ चीजें जाएंगी, लेकिन चुनिंदा जाती हैं। ऐसे नहीं है कि हर एक चीज सेल से बाहर आ रही है और हर चीज सेल के अंदर जा रही है। जो भी सेल की जिसको भी आवश्यकता होती है वो सेल के अंदर आएंगी, जिसकी आवश्यकता सेल को नहीं होगी वो बाहर जाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोला है, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या SPM इसे कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या होते हैं, गैस जाते हैं। हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं GICBD, लेते हैं या नहीं लेते हैं? माइक ऑन कीजिए अपना, बताइए। यस मैम। सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है उसमें, कौन सी, ये क्या हो रहा है? कोई एक बच्चा माइक को ले लीजिए, ठीक है, जिसे आंसर करने एक एक करके माइक को ले लीजिए। अब ये बताइए जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस ले रहे हैं आप लोग? विनीत माइक को लीजिए अपने। ऑक्सीजन। कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। और क्या, कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? मैम क्या? कौन सी गैस को हम छोड़ते, जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो कौन सी गैस को छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब गैस का आदान प्रदान हुआ हमारे शरीर में, हम सिर्फ सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा श्वसन तंत्र ही उसमें भाग ले रहा है, हमारी कोशिकाएं भी भाग ले रही हैं। हमारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन गई और हमारी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई है, ठीक है। तो ये जो गैसीय आदान प्रदान हुआ है इसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसे एक बार देखिए, गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों में जाते हैं अपने का, पहला ये है कोशिका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचलन विसरण के माध्यम से किया जाता है। हमने कहा जो गैसीय विनिमय है उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, और हमारे शरीर में ये होता है, ठीक है। किस प्रकार से होता है, आपने कहा कि जो उच्च सांद्रता होगी, सांद्रता का मतलब कितने बच्चे समझते हैं आप लोगों में से, हैंड रेज कीजिए। GGIC पागलपुरमा, GICBD सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब आप में से कितने बच्चे समझते हैं? जो समझते हैं हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, सांद्रता का सिंपल सा मतलब है मात्रा से लगा लीजिए। हमने कहा जहां पे अधिक मात्रा है गैस की, वो गैस कहाँ को बहेगी, जहां पे गैस की कम मात्रा है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल देखा था, आपने कहा कि एक कोने में आपने जैसे अगरबत्ती जलाई है तो अगरबत्ती की जो खुशबू है पूरे रूम में फैल जाती है। कैसे फैलती है? क्योंकि गैस की उच्च सांद्रता यहाँ पर है जहां पर अगरबत्ती जल रही थी, और गैस की जो निम्न सांद्रता है वो पूरे रूम में है, तो इसीलिए यहाँ से जो गैस निकलती है वो पूरे रूम में क्या होती है, स्प्रेड होती है या फैलती है। यहाँ पर हमने कहा कि इसी प्रकार का गैसीय आदान प्रदान हमारे कोशिकाओं में होता है। हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। क्लियर है इतना? दूसरा हमने कहा अगर हम गैस के रूप में अगर हम गैसों की बात कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहेंगे, लेकिन सेम चीज अगर हम पानी के बारे में बात करेंगे तो हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। पानी जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहेगा और उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब मुझे ये बताइए गर्ल्स में से विसरण और ऑस्मोसिस क्या होती है? गर्ल्स कौन मुझे आंसर देगा GICBD में? अभी मैंने विसरण की परिभाषा बताई है आपको, परिभाषा नहीं बताई है मैंने, एक नॉर्मली आपको समझाया कि क्या होता है विसरण। सबसे पहले तो ये बताइए कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं विसरण क्या होता है GICBD? किसी को नहीं पता? विनीत, अर्पित, माइक लीजिए अपना। अर्पित, अर्पित को माइक दीजिए। दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण नहीं, विसरण, विसरण।
मिश्रण नहीं था, वो था विसरण, जो कि आपने यहाँ पे देखा। ये क्या होता है विसरण? चलिए आप पढ़ के बताइए मुझे, क्या होता है विसरण? पढ़िए और मुझे बताइए। विनीति क्या हो रहा है? कौन है आपके नेक्स्ट में? खड़े होइए, खड़े हो जाइए। विनीत। कोशिका और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय एक विनिमय। सेकेंड रुकिए, कोशिका पहले ये बताइए आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चे क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। अंशुल। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हो रहा है बच्चे? क्यों छीना झपटी चल रही है क्लास में? आपको आंसर करना मैम है। मैं उसके पास माइक था दे रहा। मैम माइक था दे रहा उसके उसके पास। बाद नहीं, उन्हें अगर आंसर करना होगा वो खुद माइक लेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं करना है। माइक सामने पड़ा है, जिसे आंसर करना है वो माइक लेगा, या जिसका नाम बोला जाएगा वो माइक ले सकता है। चलिए विनीत आप बैठिए, अंशुल आप पढ़ के बताइए मुझे, विसरण किसे कहते हैं? कोशिका बताइए। और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय। कोशिका के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचालन विसरण के माध्यम से किया जाता है। गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनकी सांद्रता सांद्रता। अधिक होती है। इसे आंदोलन को प्रसार की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है। विसरण ठोस, द्रव और गैसों का स्थान ले सकता है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से विसरण बता रही हूँ, और आपको सब बच्चों को आना चाहिए कि विसरण से हमारा क्या मतलब है। मैंने कहा यहाँ पर गैस है, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैंने कहा यहाँ पर कोई गैस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है? ठीक है, और मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 60% है, ठीक है? 60% यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 20% ऑक्सीजन है। बताइए दोनों में से ज्यादा जो मात्रा है ऑक्सीजन की वो कहाँ पे होगी? जहाँ पे 60% ऑक्सीजन है या जहाँ पे 20% ऑक्सीजन है? 60। ओके, अपना नाम बताइए पहले। मैम प्रांजल। थोड़ा जोर से कहिए। मैम प्रांजल। प्रांजल, ओके ठीक है। ठीक है, आपने क्या बोला कि अधिक मात्रा जो है वो वहां पे होगी जहाँ पे ऑक्सीजन की 60% मात्रा है, ठीक है? बैठिए, ठीक है। अब मैंने बोला जो गैस है वो उच्च सांद्रता का मतलब है उच्च मात्रा से, आप लगा लीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है। मैंने कहा गैस जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बह जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। विसरण का सिंपल सा मतलब है बहना, लेकिन कैसे बहेगी? उच्च अंशुल आप बैठिए बच्चे, खड़े मत होइए, बैठ जाइए। हमने कहा जो गैस है वो उच्च सांद्रता से, जहां पे गैस की अधिक मात्रा है वो निम्न सांद्रता, यानी कि जहां पे गैस की कम सांद्रता है वहां बहेगी। डायरेक्शन पता चल गई है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जिसे हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ आ गया सबको विसरण किसे कहते हैं? किसे समझ आ गया है? हैंड रेज कीजिए आप। GICPD, ये बताइए विसरण में मैंने आपको क्या बोला है, क्या समझाया है? बताइए जो भी आपको आ रहा है, जितना भी आप समझे। क्या बोला मैंने? उच्च सांद्रता से मैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक गैस होगा थोड़ा जोर से विसरण बोलिए, होता है। माइक को थोड़ा पास रखिए और थोड़ा जोर से बोलिए। मैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक गैसों का विसरण होता है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उसे माइक आप पास करा दीजिए। नेक्स्ट में जहाँ रेड बैग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? आरव। आरव। आरव आप बताइए क्या समझे आप विसरण से? ठीक है, आरव को समझ नहीं आया है। अब जो फ्रंट रो में जो बीच में बच्चे बैठे हुए हैं जो कैप जिन्होंने पहनी हुई है, आप उस रो में माइक को पास करा दीजिए। फ्रंट रो, प्रांजल के नेक्स्ट में बच्चे आप माइक को लीजिए, एक एक करके तीनों आंसर करेंगे। आप पहले आप खड़े हो जाइए।
मैम जब गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? उसे विसरण कहते हैं। मैम क्या नाम बताया आपने? अर्पित। अर्पित। अर्पित, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, एकदम सटीक आंसर दिया। तो हैंड रेज क्यों नहीं किया आपने? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गैसें हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहती हैं या जाती हैं, उसी को हम विसरण कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। अर्पित एक बार फिर से डेफिनेशन बताइए। जिन बच्चों को नहीं आता है लिखिए आप प्रॉपर अपनी कॉपी में विसरण की डेफिनेशन जो अर्पित ने आपको बताई। अर्पित कहिए बच्चे, फिर से कहिए। जब गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहती हैं उसे विसरण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अर्पित बैठिए। अब सब बच्चों को समझ आया? जो डेफिनेशन आपको अर्पित ने बताई है समझ आई? किसी को अभी तक समझ नहीं आई है वो हैंड रेज कीजिए जिसे समझ नहीं आया है। एक बार वो बच्चे हैंड रेज कीजिए जिन्हें समझ नहीं आया है। सबको समझ आ गया? चलिए अब सेकंड रो में जो गर्ल्स बैठी हुई है वो मुझे बताएंगे क्या होता है विसरण। नाम क्या है आपका? मैम दीपिका। दीपिका। ठीक है। सबसे पहले तो वेरी गुड दीपिका, आपने माइक लिया है क्योंकि मैंने पीछे वाले बच्चों को माइक लेने के लिए कहा था जिन्होंने मना किया है। तो सबसे पहले तो वेरी गुड, आपने माइक लिया है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप क्या समझे विसरण क्या होता है? आप ही बताइए, आप भी बताइए क्या होता है विसरण। मैम विसरण जब गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहती है विसरण कहलाता है। ठीक है। सांद्रता से क्या मतलब है यहाँ पे? सांद्रता से क्या मतलब है? किस बच्चे को पता है सांद्रता? मैंने बताया ना सांद्रता क्या होती है, किसे पता है? हैंड रेज कीजिए आप लोग। पीछे गर्ल्स। अर्पित आपको पता है? यस और नो? अर्पित आप बताइए, माइक लीजिए। मैम गैसों की मात्रा। वेरी गुड। सांद्रता सिर्फ गैसों की मात्रा नहीं है, सांद्रता किसी भी चीज की मात्रा है। मैंने कहा कि पानी की सांद्रता तो पानी की मात्रा हो गई, मैंने कहा गैसों की सांद्रता तो गैसों की सांद्रता हो गई। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम सांद्रता को समझ सकते हैं। तो ये बताइए सिर्फ अर्पित को समझ आ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है? चलिए अर्पित बैठिए आप। अब मैंने कहा ये तो है और यहाँ पे विसरण। अब बात करते हैं यहाँ पर सांद्रता ऑस्मोसिस के बारे में। सेम डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। मैंने कहा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो है पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति होती है या जो मूवमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ विसरण में हम गैस की बात कर रहे थे और ऑस्मोसिस में हम पानी की बात कर रहे हैं। अब हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने कहा जो हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अगर पानी गया और उसके बाहर अगर पानी आया तो कैसे आया? आपने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो हमने कहा अगर हमने ये सेल है जो रेड कलर की सेल है और ये एक विलियन है। विलियन आप समझते हैं, सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा मैंने इस कोशिका को इस सॉल्यूशन में डाल दिया है। अब यदि इस कोशिका में पानी की मात्रा इस सॉल्यूशन से ज्यादा हुई तो क्या होगा? क्या मैंने बोला है कि अगर इस कोशिका में पानी की मात्रा इस सॉल्यूशन से ज्यादा है तो क्या होगा? और यदि इस सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ पानी नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा? विलेय भी है और विलायक भी है। विलायक होगा पानी और विलेय वो चीज है जिसे आपने पानी में घोला है। मैंने कहा अगर इस विलयन में पानी की जो मात्रा है वो कम है और इस सेल में पानी की मात्रा जो है वो अधिक है, या फिर मैंने कहा इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में पानी की मात्रा क्या है? यहाँ पे आपने कहा अधिक है। ठीक है। इस सॉल्यूशन में, इस कांच के ग्लास में जो है या बीकर में पानी की जो मात्रा है वो अधिक है और इस कोशिका में पानी की मात्रा कम है। अब बताइए पानी की गति किस प्रकार होगी, कहाँ की ओर होगी? कोई मुझे बता सकता है? क्वेश्चन समझ आया आपको या रिपीट करूं? अर्पित एक बार माइक लीजिए अपना। चलिए कहिए। मैम क्वेश्चन रिपीट करूं या समझ आया? ठीक मैम है। रिपीट। मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा हमने एक बीकर लिया है, इसमें जो पानी की मात्रा है, ठीक है, वो काफी है। फिर हमने इसके अंदर एक सेल डाली क्योंकि सेल के अंदर भी पानी है। ठीक है। मैंने कहा लेकिन सेल के अंदर जो पानी है वो कम है
और इस बीकर में जो पानी है वो ज़्यादा है। ठीक है, समझ आया? सेल के अंदर पानी कम है और बीकर के अंदर पानी ज़्यादा है। अब पानी की जो गति होगी वो कहाँ से कहाँ की ओर होगी, क्या आप बता सकते हैं? हम ज्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से, ग्लास से सेल की ओर कम। देखो आपने आंसर सही किया है। ठीक है, पानी की जो गति होगी वो सेल के अंदर होगी, लेकिन ज्यादा से कम में नहीं होगी। हाँ ठीक है, ज्यादा से कम में होगी। ठीक है, क्योंकि हम कम किस में है, सेल में है। ठीक है, ये है सेल में। अब आपने कहा ज्यादा से कम की ओर होगी, यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उससे पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। इस केस में सेल क्या होगी, फूल जाएगी। जब पानी अंदर गया तो सेल फूल जाएगी। इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और सेल में पानी की मात्रा कम होती है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? एक और सॉल्यूशन हमारे पास आता है, इसमें हमने कहा कि यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो कम थी, किसमें, सॉल्यूशन में कम थी और सेल के अंदर अधिक थी। जब सेल के अंदर अधिक थी और सॉल्यूशन में कम थी तो सेल से बाहर पानी गया। ठीक है, और इस केस में जो पानी सेल है वो क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। सेल क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक प्रकार का और सॉल्यूशन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।